नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल से संसद का बजट सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता हुए शामिल। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहर। कहा फिर पीएम बने नरेंद्र मोदी तो देश में नहीं होगा अगला चुनाव। जमीन घोटाले में गिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी का एक्शन हुआ तेज, हो सकती है कभी भी गिरफ्तारी। पत्नी को सीएम बनाए जाने की खबरों के बीच सोरेन ने राज्यपाल से मांगा वक्त। लैंड फॉर जॉब का जाल, ईडी के सामने लालू का लाल। कल लालू से हुई पूछताछ, आज तेजस्वी से सवाल। ईडी एक्शन से लालू फैमिली की बड़ी टेंशन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्ष को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की बड़ी जीत मिलकर भी हार गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची। आप चुनाव से पहले इमरान खान को बड़ा झटका। कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा। सिफर मामले में एक्शन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से पहले कल से शुरू होने जा रहे बजट सत्र की। बजट सत्र से पहले आज संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया, तो विपक्ष की तरफ से भी तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक अच्छी रही और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी जहर की तरह है, इनसे हमेशा दूर रहे। खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा। अगर इस चुनाव में बीजेपी जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे। वो एक तानाशाह की तरह इस पर रोक लगाएंगे। आज बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई है वो तो काफी अच्छा रहा, लेकिन क्या सेशन में ये विपक्ष शांत बैठेगा? देखिए, बजट सेशन में जनरली हल्ला हंगामा नहीं करते हैं लोग, लेकिन हिंदुस्तान में जो विपक्ष है उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरीके से भरपूर, इसलिए इनके पास न कोई जिम्मेदारी है न कुछ इनको देश के प्रति कोई कमिटमेंट है। और किस तरह की भाषा ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और मैं आपको बता दूं 2014 में भी यही बात कह रहे थे सब लोग, 2019 में भी यही बात कह रहे थे। ये वामपंथियों द्वारा, कुछ पत्रकारों के द्वारा ये हवा क्रिएट किया जाता है कि इस बार बीजेपी आ गई तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। गूगल कीजिएगा, आपको पिछले चुनाव से पहले भी इस तरह की चीजें मिल जाएगी। लेकिन एक सवाल जो विपक्ष से उन तमाम पत्रकारों और दलालों से पूछा जाना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं कि देश में अब आखिरी चुनाव 2024 में, उसके बाद चुनाव नहीं होगा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? भारत जोड़ो यात्रा, गांधी परिवार की चमचागिरी? अगर आपकी बात सही है कि देश पे इतनी बड़ी आफत आने वाली है, तुम चैन से कैसे बैठे हुए हो? तमाम विपक्षी पार्टियां, उनको तो रिजाइन करके सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। तो ये तो काम आप करेंगे नहीं, लोगों को सिर्फ आप दिग्भ्रमित करेंगे और इस तरह की बातें आप करेंगे। अगर इतनी बड़ी समस्या है तो क्यों नहीं एकजुट हो जा रहे हो? क्यों आपस में लड़ रहे हो? सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता। और ये राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सीधे नाले में, गर्त में चली गई है। ये वामपंथियों की भाषा, नक्सलाइट्स की भाषा, ये देशद्रोहियों की भाषा कांग्रेस के अध्यक्ष के मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी, अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। वैसे ईडी को पूछताछ के लिए सोरेन ने 31 जनवरी यानी कि कल का वक्त दिया है, पर माना जा रहा है कि उससे पहले सोरेन कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सोरेन ने राज्यपाल से भी मिलने का वक्त मांग लिया है। इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगले
मुख्यमंत्री बन सकती है। विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आई। तो वहीं सभी विधायकों से कहा गया है कि वो राजधानी रांची छोड़कर बाहर ना जाए। जिस तरह से ईडी एक्शन में नजर आ रही है, क्या माना जाए गिरफ्तारी पक्की है और सत्ता की कुर्सी जो है वो उनकी पत्नी के हाथों चले जाए? देखिए, आपकी आधी बातें सही है और आधी बातें गलत। पहली चीज ये, गिरफ्तार होना अब तो लग रहा है कि उसको टाला नहीं जा सकता और इसलिए वो अपनी पत्नी को एमएलएस की मीटिंग में बिठा लिए। मीटिंग हो रही है एमएलएस की, तो आपकी पत्नी अगर एमएलए नहीं है तो वो वहां क्या कर रही थी, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। आप 30 घंटे से गायब भी थे। भैया, आप मुख्यमंत्री हैं, आंख मिचौली कर सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्रधानमंत्री ने सही बात कही थी कि इस देश में भ्रष्टाचार जितना बड़ा दुश्मन है देश का, उतना ही ये पारिवारिक पार्टियां। तो मैं जेल जाऊंगा तो पत्नी बनाऊंगा मुख्यमंत्री। लेकिन आपने कहा क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगी, इसमें संशय है। क्यों? क्योंकि पारिवारिक पार्टियां हैं। हेमंत सोरेन के भाई भी, बहन भी, सब तैयार हैं। इस परिवार में 2-2 एमएलएस भी हैं। उनका ये कहना है कि जब भाई बहन सब यहाँ पे एमएलएस बने हुए हैं तो ये आउटसाइडर तुम्हारी पत्नी को क्यों सत्ता दी जाए। और इसीलिए अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी सरकार में है उसकी टूट की खबर, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो झारखंड के अंदर है, ये अजीब गरीब स्थिति है। होता कुछ भी है इधर उधर कुछ भी, लेकिन नुकसान जो है हर वक्त कांग्रेस पार्टी का हो जाता है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, झारखंड में वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी टूट रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी टूट रहा है। अब कल क्या होगा, कल ये जाएंगे, उसके पहले इस्तीफा देते हैं या फिर गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा देते हैं, ये कल सामने आएगा। जी, तो एक तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन बुरे फंसे हैं तो दूसरी तरफ घोटाले को लेकर पूरा लालू परिवार मुसीबतों का सामना कर रहा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कल यानी 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। सुबह करीब 11 बजे पटना स्थित ईडी के कार्यालय में लालू पहुंचे और रात करीब 9 बजे बाहर निकले। 10 घंटे में 70 से ज्यादा सवाल दागे गए। तो वहीं आज बारी तेजस्वी यादव की आई। आज तेजस्वी यादव ईडी अफसरों के सवालों का सामना करने के लिए तय वक्त पर पटना ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी दफ्तर पहुंचते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा लगाना शुरू कर दिया। कहने लगे, बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। तो वहीं बहन रोहिणी आचार्य ने कई ट्वीट्स किए और कहा, तेजस्वी नहीं झुकेगा। क्या माना जाए कि ये पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार से बच पाएगा या नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ है, सजा से नहीं बच पाएंगे ये लोग अब। कारण जिस तरह के सबूत और जो चार्जशीट है, जब दस्तावेज, सबूत, साक्ष्य ये कोर्ट के अंदर जब दिखाया जाता है तो ये भाषणबाजी, सबको जो है वो बनना है फिल्म एक्टर, झुकेंगे नहीं है, ये डायलॉगबाजी करने से काम चलेगा। और बाहर नारेबाजी चल रही है और अंदर लालू यादव थर-थर कांप रहे थे। उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो खिसिया जा रहे थे, बौखला जा रहे थे, जवाब दे नहीं पा रहे थे। क्रिस्टल क्लियर है, ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि सीबीआई और ईडी के पास वो तमाम पर्याप्त सबूत हैं जिससे यह साबित होता है कि नौकरी देने के बहाने गरीब लोगों से, ये सोशलिस्ट कहते हैं अपने आप, गरीब लोगों से, 4th क्लास एम्प्लॉइज की नौकरी के लिए जिसके पास पैसे नहीं थे, उससे इन लोगों ने जमीन लिखवा लिया और उसमें भी बहुत सारा खेल किया। कुछ लोग गिरफ्तार हैं, कुछ लोग जो है बयान दे चुके हैं। तो लालू यादव तो कल 10 घंटे के बाद आ गए। तेजस्वी यादव वहां कमाल कर रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो हर चीज में एक ही जवाब दे रहे हैं कि ये मसला तो 2009 से पहले का है, उस समय नाबालिग था। लेकिन ये जो बयान दिया जा रहा है कि मुझे नहीं मालूम, मैं नाबालिग था, तो ये एक तरीके से समझिए वो अपने पिता लालू यादव को फंसा रहे हैं। भाई पैसा तो ट्रांसफर हुआ, फ्रेंड्स कॉलोनी का फ्लैट, उसका पूरा
हिसाब किताब निकल आया। एक एक जमीन जो आपके परिवार और जो फर्जी कंपनी के जरिए आप लोगों ने पूरा ऑपरेट किया, वो सारी चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि मैं नाबालिग था, तो जो बालिग था उसने किया। तो बालिग कौन था? रेल मंत्री कौन थे? लालू प्रसाद यादव थे। तो वो अपने बचने के चक्कर में लालू यादव को निपटा बैठेंगे। जी, अब बात करते हैं विपक्ष को लगे बड़े झटके की। पहले चुनाव में एनडीए को नहीं हरा पाया इंडिया। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल और काफी विवादों के बाद आज चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव को इंडिया ब्लॉक का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। ऐसे में पहले ही टेस्ट में इंडी गठबंधन को हार मिली है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने बड़ा उलटफेर करते हुए ये जीत हासिल की है। मेयर चुने गए बीजेपी नेता मनोज सोनकल को कुल 16 वोट हासिल हुए, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह 12 वोट ही पा सके। 8 वोट अवैध करार दिए गए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, फिर भी उनकी हार हुई है। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हार की इतनी ज्यादा बौखलाहट कि हाईकोर्ट पहुंच गए। देखिए, फिर वो केजरीवाल ही क्या जो हर हार के ऊपर वो सवाल खड़ा ना करे। अभी दिल्ली में हार जाएगा तो कहेगा ईवीएम जो है वो बेकार हो गया है, ईवीएम की वजह से हम हार गए हैं। पंजाब में जीत जाएगा तो कहेगा नहीं, सब कुछ ठीक है, जनता ने जो है हमें आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में जीत जाएगा तो कहेगा जनता ने आशीर्वाद दिया है। लोकसभा में हार जाएगा तो कहेगा कि भाई ईवीएम खराब है। तो ये ही इज अ बैड लूजर। अब क्या हुआ है वहां, कोई वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो 2 जगह लिख रहा है। अरे भाई, उसका वर्जन आने दो, उसके वर्जन को आने दो। आप लगे प्रोपेगेंडा करने, लाइव कर रहे हैं तो चड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जा रहा है मीडिया वालों को, तो वो पैसे दे करके रखे हुए हैं। कहीं कोई ये नहीं बता रहा कि उनके वोट जो है अनवैलिडेट हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, उसको रिजेक्ट किस लिए किया गया है। कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का ही क्यों इनवैलिड हो रहा है। कोई खेल हो गया क्या? क्योंकि पंजाब हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के साथ नजर आना नहीं चाहती। वो कहते कि भाई इसके साथ हाथ मिलाना खतरे से खाली नहीं है। तो जबान के ऊपर बयानबाजी में तो ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, कहीं ये लोग खेला तो नहीं कर दिए। तो ये तहकीकात का विषय है। हाईकोर्ट आप गए, हाईकोर्ट में फैसला होगा और इनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका जब वर्जन आएगा कि किस आधार पे आपने 8 वोटों को रिजेक्ट किया है, तब मामला क्लियर होगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात इमरान खान को लगे बड़े झटके की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले महीने होने वाले आम चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। सिफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को एक रैली में कुछ दस्तावेजों को लहराते हुए दावा किया था कि ये उनकी सरकार को गिराने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का सबूत है। इमरान खान और कुरैशी पर राजनीतिक लाभ के लिए इनका इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। चुनाव से पहले इमरान खान के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, ये चुनाव, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, ये सब छलावा है। वहां होता वही है जो वहां की आर्मी चाहती है। इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे तो कैसे बन गए थे? वहां के इलेक्शन को समझिए आप कि वहां पे इलेक्शन होता क्या है। जिस समय इलेक्शन होता है शाम में रिजल्ट आ जाता है। क्यों? पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग होती है और वोटिंग खत्म, काउंटिंग चालू। इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने तो हुआ यही था और अक्सर यही होता है कि पोलिंग बूथ में लोग जाते हैं, वोट डालते हैं, वहां से निकलते हैं, आर्मी घुस जाती है। जिसको जिताना होता है उसको जिता दिया जाता है। आर्मी ने तय कर लिया है कि ये न्यूसेंस इमरान खान, उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी से बाहर रखना है। ये फैसला बहुत पहले हो गया था। क्या आरोप लगा है? आरोप ये लगा है कि भाई उन्होंने कोई स्टेट सीक्रेट जो है, खुफिया दस्तावेज जो है, उन्होंने जो है उसका इस्तेमाल किया। क्या दस्तावेज है? वो लहरा रहे थे। वो लहराने का कारण आप देखिए, जैसे केजरीवाल कहता है बैंक अकाउंट नंबर मेरे पास है,
हमारे पास फाइल आ गई है, शीला दीक्षित की फाइल आ गई है, तो उसकी फाइल आ गई है। तो वही वो ड्रामा कर रहा था कि कोई विदेशी साजिश के तहत हमें प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया है, यही भारी पड़ गया है। वहाँ पे कोर्ट, वहाँ का पूरा सिस्टम, वो आर्मी कंट्रोल करती है। इसलिए 10 साल की सज़ा का मतलब कि ये पार्टी चुनाव में बिना किसी फेस के वो चुनाव लड़ेगी। और दूसरा कारण ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर वहाँ BLA, वहाँ रिवोल्ट हो गया है, वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक डिस्टर्बेंस उधर भी है, चुनाव भी होना है, पैसे नहीं है, भीख नहीं मिल रहा, चारों तरफ से पाकिस्तान जो है एक मुसीबत में घिरा हुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।